Assalamu alaikum. My name is Aisha and I am the member of DLA. I'm also the student of LLB. Today's my topic name is International Humanitarian Law. इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बेसिकली एक ऐसा कानून हमें बना के दिया गया इंटरनेशनली जो कि एक सेट है ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल्स का। जब एक या एक से ज़ायद स्टेट्स के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें उसका प्राइमरी ये गोल है कि ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाए, स्पेशली उन लोगों को जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान, जैसा कि सिविलियन है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर है और मेडिकल पर्सनल्स है। ये लॉ ऑफ वॉर है स्पेसिफिकली, ये अप्लाई होता है आर्म कन्फ्लिक्ट में, बोथ इंटरनेशनल और इंटरनल। और ये जो है बैलेंस होता है बिटवीन ह्यूमैनिटी और मिलिट्री एक्टिविटीज़ के दरमियान। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और ह्यूमन लॉ जो है वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो स्पेसिफिकली सिर्फ वॉर में अप्लाई होता है, ह्यूमन लॉ जो हमें आम लाइफ में हमारे जो राइट हैं उनके बारे में बताता है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो उसका एक मकसद है कि आप हमें लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जंग के दौरान कोई भी उसूल नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा मुमकिन हो सकता है और ऐसे उसूल बनाए जाएँ हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में कि कैसे सिविलियंस को, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए जो कि उस लड़ाई का, उस जंग का हिस्सा नहीं है। इसका मकसद भी यही है और इस कानून में हमें ऐसे रूल्स और ऐसे प्रिंसिपल बना के दिए गए कि आने वाले वक्त में जो भी होगा वो इन उसूल ज़वाबित के दरमियान। डेफिनेशन के बाद हम थोड़ा सा इसका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की जो एक हिस्ट्री या कहाँ से इसकी बिगिनिंग हुई हम ये जान लेते हैं। जस्ट वॉर थ्योरी आती है जो कि थॉमस एक्विनास और फ्रांसिस्को डी विक्टोरिया एंड होगो ग्रोटियस ने दी। ये जस्ट वॉर जो थ्योरी थी कि हमें एक फ़िलासफ़िकल फ्रेमवर्क बताती है, एम बताती है, हमें गाइड करती है तमाम उन उसूलों के बारे में कि कैसे जंग होगी और जंग अगर होगी तो उसकी जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए है। इस थ्योरी के अंदर हमें जो है 3 इसके कंपोनेंट हैं या 3 ऐसे प्रिंसिपल हम कह सकते हैं हमें दिए गए कि जो जंग में लाज़मी फ़ॉलो किए जाने चाहिए। सबसे पहले कहा गया कि जस एट बेलम, राइट टू वार, कि आपके पास एक हक है कि आप जंग करें, आप अपने मकासद को जो है वो हासिल करें और आपके क्या मकासद होने चाहिए हैं ये इसमें बताया गया। दूसरा जो उसूल हमारे पास है वो है जस एंड बेलो, जिसका मतलब है कि ऐसे रूल और ऐसे उसूल जो एक जंग में फ़ॉलो किए जाएंगे। जंग में ऐसे क्या उसूल होने चाहिए जिसमें ह्यूमैनिटी प्रोटेक्ट होगी, ये सब जस एंड बेलो में आता है। तीसरा जो कंपोनेंट है इस थ्योरी का वो है जस्ट पोस्ट बेलम, राइट आफ्टर द वॉर, प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट वॉर रिकग्निशन। इसमें हमें ये डिफ़ाइन किया जाता है कि चलें जंग हो गई, जंग के बाद क्या होना चाहिए है, जंग के बाद जो हालात होते हैं, जो एक अजीब मंजर पेश कर रहा होता है, सब कुछ पीस नहीं होता, उससे कैसे आपने निमटना है, पीसफुल स्टेबिलिटी कैसे होगी, ये सब इसमें। अब वो तो था एक पुरानी थ्योरी जिसमें हमें बताया गया कि क्या उसूल ज़वाबित, और उसी के 3 उस पे उसूलों पे आज भी कुछ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के प्रिंसिपल्स बने। लेकिन अगर हम मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बेस देखते हैं तो वो बनती है बैटल ऑफ सल्फेरिनो की 1859 में। इस जंग में क्या होता है कि ये जो थे फ्रेंच एम्पायर थी, नेपोलियन और ऑस्ट्रेलियन जो एम्पायर, इन दोनों के दरमियान ये लड़ाई होती है और ये लड़ाई बहुत गंभीर थी। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ इंसानी जानों का भी, और बाकी भी तकरीबन 40,000 से लोग जो थे वो ज़ख्मी भी शामिल थे, जिनमें जिनमें लोग मरे भी, उनकी तमाम की ये जो थी तादाद थी। अब इसमें क्या होता है कि एक जो स्विस बिजनेसमैन थे हेनरी डोनेट, वो तमाम इस अहवाल को देख रहे थे, वो विटनेस थे इस सारी बैटल के, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक कशमकश और बड़ी गंभीर सी सूरत हाल देखी और उन्होंने इस जंग को जो है वो अपनी एक किताब जो कि उन्होंने मेमोरी ऑफ सल्फेरिनो में डिस्क्राइब किया, सारी की सारी जो भी वहाँ का मंजर था इस जंग के बारे में। अब जब उस बुक को पढ़ा गया, उस बुक को समझा गया, तो तमाम जंगी उस सूरत हाल को देखा गया और उसमें जो मंजर कशी की गई थी जंग की, वो भी बहुत ज़्यादा एक मतलब इंसानियत सोच थी। तो इस तरह से उनकी ये किताब जो ज़रिया बनती है मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। तो उन्हीं की इस किताब की बदौलत रेड क्रॉस मूवमेंट चलती है और इस मूवमेंट में हमें जो ह्यूमैनिटेरियन एड और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में वो बताया गया। उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी, उसका भी एक आइडिया आता है कि सल्फेरिनो के बाद जो है वो बहुत सारी डेवलपमेंट होती है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में। जिनेवा कन्वेंशन होता है जिसमें तमाम जो है सल्फेरिनो जो जंग थी उसका जो डोनेट ने अपने एक्सपीरियंस बयान किया था, उसे
हेग के बहुत सारे इसमें जो है उसूल व ज़वाबित लाए गए, जिनेवा कन्वेंशंस हुए, उन कन्वेंशंस के ज़रिए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को जो है वो तरतीब दिया गया। और ये सारा जो कुछ हुआ वो एक जंग, और उस जंग में जो अहवाल हेनरी डोनाल्ड ने बयान किया और उन्हीं की लेगेसी आगे चली, और चलने के बाद हमें जो एक मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का कॉन्सेप्ट मिलता है इन्हीं के ज़रिए से। मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के कॉन्सेप्ट के बाद हमें जो है वो 2 कानून मिलते हैं। पहला मिलता है लॉ ऑफ़ द हेग, दूसरा मिलता है वियना कन्वेंशन के ज़रिए। अब जो लॉ ऑफ़ द हेग है उसमें सबसे पहला कन्वेंशन होता है 1899 में, जिसमें ये कहा गया कि जो सिविलियन हैं उन्हें मस्ट बी ह्यूमनली ट्रीट किया जाएगा, उनके साथ इंसानियत वाला एक रवैया इख्तियार किया जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ होम होगी, टाउन्स होगी और विलेजेस होगी। तीसरा उसमें बेसिक नीड ऑफ प्रिजनर्स के बारे में बात की गई। चौथा उसमें कहा गया कि प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टॉलेशंस होगी, कि जो भी आपके मुल्क में रिवायती तनसीबात हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके बाद 1899 में ही मार्टन क्लॉज़ आता है। मार्टन क्लॉज़ जो है वो हेग कन्वेंशन 2 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें कुछ लॉ और कस्टम्स बयान किए गए जो वॉर ऑफ द लैंड में होंगे। मार्टन क्लॉज़ की प्रोविजंस जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ हमें कुछ प्रिंसिपल जो है वो एस्टेब्लिश करके बताता है कि कैसे आपने इन प्रिंसिपल को एक जंग के दरमियान फॉलो करना है। सबसे पहला ह्यूमैनिटी, डिस्टिंक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी, ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान होंगे। इसमें ये कहा गया कि आपने इंसानी एक रवैया इख्तियार करना है। दूसरा कि आपने तफरीक करनी है कि कौन जो है वो फ़ौजी है और कौन सिविलियन है। तीसरा प्रोपोर्शनैलिटी, उतनी ही आप वहाँ पे साजो सामान, असला या फ़ौजें लेके जाएंगे जितनी ज़रूरत होगी। और मार्टन क्लॉज़ जो है वो रशियन डिप्लोमेट ने दिया था, जो ज्यूरिस्ट है फेडरो मार्टेंस, और ये क्लॉज़ जो है वो हमें बाउंड करता है इन बातों पर भी कि अगर कोई अगर ट्रीटी में शामिल था या किसी कन्वेंशन में शामिल था या नहीं था, लेकिन उस पे ये वो बाउंड है कि वो इसे फ़ॉलो करेगा। उसके बाद जो है ये मार्टन क्लॉज़ हमारे एडिशनल प्रोटोकॉल 2 में भी शामिल कर लिया गया। देन अब इसे कोई ख़ास एक स्पेसिफ़िकली अगर आप कहें कोई अहमियत नहीं हासिल है। तो ये लॉ ऑफ़ द हेग का पहला कन्वेंशन, और उस कन्वेंशन के बाद फिर ये मार्टन क्लॉज़ आता है हमारे पास। और इस कन्वेंशन और इस क्लॉज़ के ज़रिए हमें यही बताया गया कि आपने जो है वो कैसे एक मुल्क जहाँ आप जंग करने जा रहे हैं वहाँ पे आपने सिविलियंस के साथ क्या आपका रवैया होना चाहिए, आपके जो वहाँ उनकी तनसीबात हैं वो कल्चरली हैं या दूसरे जो आम उनका रहन सहन है उसमें क्या होगा। उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ़ द हेग का दूसरा कन्वेंशन आता है जो कि 1907 में आता है, और इसका जो ये एक बहुत मेजर और डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस हुई थी हेग के अंदर, और इसका जो एम था वो ऐसे रूल इस्टेब्लिश करना था जो प्रोटेक्ट करें सिविलियन को। इसमें 13 कन्वेंशन और डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुई थी, और 44 स्टेट ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। इसका जो मकसद था वो ये था कि आप जो है फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वार करेंगे। कहीं भी जंग करने से पहले आप बताएंगे कि हम जंग करना चाह रहे हैं, अपने मकासद बताएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है लॉ एंड कस्टम ऑफ वॉर, नेवल वॉरफेयर और सेक वॉरफेयर, और ये सारी इन जंगों के तरीक़ेकार के बारे में बताया गया हमें सेकंड कन्वेंशन ऑफ हेग में। उसके बाद 1980 में चाइल्ड अबडक्शन के बारे में हमें बताया जाता है। ये भी एक कन्वेंशन के ज़रिए कि जंगी सूरत हाल में जो बच्चे हैं उनके साथ वो रवैया नहीं इख्तियार किया जाएगा जो जंगी कैदियों का होगा, और उनका जो है वो एक इंसानी नाउन लेबर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि बच्चों को भी एक स्पेशल जो है अलग से वो प्रोटोकॉल दिया गया, और ये भी इसी हेग कन्वेंशन के ज़रिए से हमें बताया गया था। अब इसमें हमें एक जो नेवल वॉरफेयर है कि आप जब बहरी जंगें होंगी तो आप उसमें क्या जो है वो उसूल और किस तरह से वो जंगें कंडक्ट होंगी, ये सारा हमें बताया गया। और जो बहरी लड़ाई में जो ज़ख्मी होंगे या लोग होंगे उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। सेफ वॉरफेयर के बारे में हमें बताया गया, ऐसी जंगें जिसमें जो है आप कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते, बहुत मेंटली ट्रॉमा होता है, आप लोगों के घरों को या उनकी तनसीबात को नुकसान पहुंचाते हैं, उसका किस तरह से उन चीज़ों से कैसे बचा जाए, ये भी हमें इस कन्वेंशन में बताया गया कि कैसे आपने मतलब ऐसा आपको मेंटल ट्रॉमा हो, कोई ऐसी जंग की जाए या कुछ ऐसा हो कि फ्यूचर में उसकी बहुत ज़्यादा नुकसानात हों, ये हमें से एक वॉरफेयर के ज़रिए से ये सारे उसूल बताए गए कि आपने कैसे इन चीज़ों से भी बचना है। ये था हमारे पास लॉ ऑफ़ द हेग का कन्वेंशन 1907 का। अब जो 1899 वाला कन्वेंशन है हेग और 1907 वाला जो कन्वेंशन है, इसमें ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही हैं, वही सिविलियन को प्रोटेक्ट किया गया और वही, लेकिन इसमें थोड़ा-सा जंगी तरीके का बताया गया। उसके बाद हमारे पास आता है जनेवा कन्वेंशन। जनेवा कन्वेंशन जो है वो हमें सबसे पहले जो इसको आप नाम देते हैं वो 1949 का ही देते हैं। देन इसके जो कन्वेंशंस के पार्ट हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है कि जनेवा कन्वेंशन
64 का, जिसके अंदर प्रोटेक्ट किया गया था जो कि ज़ख्मी होते हैं सोल्जर बैटलफील्ड में, और उनको कैसे आप मेडिकल केयर देंगे, कैसे आप उन्हें जो है रिस्पेक्टफुली उनकी टेक केयर करेंगे। दूसरा हमारे पास जेनेवा कन्वेंशन आता है 1949 का, जो कि हमें प्रोटेक्शन के बारे में बताता है सिख और जो शिपरिग मेंबर्स होते हैं आर्म कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि सी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें। तीसरा हमारे पास कन्वेंशन आता है 1949 का, जो कि रूल इस्टेब्लिश करता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंक्लूडिंग द ह्यूमन ट्रीटमेंट, फेयर ट्रायल एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द टॉर्चर। ये हमें तीसरा जो है वो ये कहता है कि आप जो आपके पास जंगी कैदी होंगे, आप उनके साथ एक इंसानियत वाले रवैये के साथ आप उन्हें ट्रीट करेंगे, और अगर उन पे केसेस या कोई भी उन पे मुकदमा चलेगा तो उन्हें ये हक हासिल होगा कि वो फेयर ट्रायल पे उन्हें जो है वो मुकदमा चलाया जाए। दूसरा, उन्हें प्रोटेक्शन होगी किसी भी टॉर्चर से, उन पे कोई किसी किस्म का टॉर्चर नहीं किया जाएगा। ये हमें कन्वेंशन बयान जेनेवा कन्वेंशन के ज़रिए से बताया जाता है। सॉरी, अब जेनेवा कन्वेंशन जो है वो बहुत तकरीबन उसमें 4 ट्रीटीज़ थी, 3 एडिशनल प्रोटोकॉल शामिल थे। इसके ज़रिए से हमें ये एक कोर मिलता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का, और ये इस्टेब्लिश हुआ था जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जिसका जो एम था वो ये था कि आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे लोगों को एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान। तो बेसिकली इसका भी सेम एक ही तरह ही सारा जो है वो मक्का से चलते आ रहे हैं कि हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है सिविलियन को।